जय हिंद साथियों, आप सभी का जय हिंद हिंदी क्लास में स्वागत करता हूँ। मैं अजय राठौर। जैसा कि मैं बता रहा था, वर्णमाला में स्वरों पर मैंने चर्चा भी की थी। उसके बाद में अब व्यंजन पे चर्चा करेंगे। इसके पहले देखते हैं हिंदी से इतना लगाव क्यों है। इसलिए है कि सभी प्रांत की बोलियां दे हिंदी को मान, राष्ट्र एकता का करें मधुर स्वरों में गान, मधुर स्वरों में गान। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। हिंदी क्या है और हिंदी हर एक प्रांत में बोली जाती है और हर एक प्रांत की सारी भाषाएं, सारी बोलियां मान्यता हमारे देश में हिंदी को देती है। ठीक है, इसके आगे मैं अब चर्चा करूंगा व्यंजन के आगे। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं पूछा जाए। व्यंजन होता क्या है, व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन वैसे कहा जाए तो कि बहुत सारे पकवानों का भंडार एक साथ रखा हो उसे व्यंजन कहते हैं। ऐसा भी तो होता है ना, बहुत सारे व्यंजन थे हमारे पास खाने को, ठीक है, मतलब खाद्य पदार्थ बने हुए पकवान, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। इसी तरह से व्यंजन वहाँ पे खाने पीने की बात है, लेकिन यहाँ पे व्यंजन हिंदी की बात है, हिंदी वर्णमाला की। व्यंजन को इसलिए व्यंजन कहा जाता है कि यहाँ पर मुख के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, या फिर इसमें कई एक तरह के वर्ड आते हैं, ये संयुक्त अक्षर हैं, ठीक है, ऊष्म व्यंजन है, ठीक है, सभी को मिलाकर के जैसे स्वरों के साथ ये बोले जाते हैं, ठीक है, सारे स्वरों के साथ बोले जाते हैं, इसलिए इनका रूप जो होता है वो व्यंजन कहलाता है। ठीक है, व्यंजन होते कितने प्रकार के हैं। व्यंजन को 33 होते हैं। ठीक है, 33 व्यंजन में कितने भागों में इन्हें बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है। जो व्यंजन है वो 3 भागों में बांटे गए हैं। शायद पता भी होगा, व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है। एक वर्ग स्पर्शी, जो वर्ग स्पर्शी ये लिखे हैं पहले से, ठीक है। एक अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ का मतलब होता है जो अंदर स्थित, जो गले के अंदर से स्थान से उच्चरित होते हैं, उन्हें अंतस्थ कहते हैं। ठीक है, क्या है, पहला है वर्ग स्पर्शी, वर्ग स्पर्शी, ठीक है, वर्ग स्पर्शी। वर्ग स्पर्शी कितने होते हैं, वर्ग स्पर्शी माने जाते हैं 25। कितने होते हैं, 25। ये वर्ग स्पर्शी क्यों कहा जाता है इन्हें, क्योंकि ये वर्ग के रूप में होते हैं, ठीक है, जो मुख के किसी न किसी स्थान से जीभ जो है टच करती है, ऐसे वर्ग स्पर्शी इसलिए कहते हैं। ठीक है, अंतस्थ। अब आता है अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 4 प्रकार के। 4 प्रकार के कौन कौन होते हैं व्यंजन, ये है 4 प्रकार के। कौन कौन है अंतस्थ व्यंजन, या, ला, ला और वा। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं हम ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं। ऊष्म व्यंजन को ऊष्म क्यों कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। ऊष्म व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के ऊष्म व्यंजन कौन कौन होते हैं, जैसे हम उच्चरित करें। ऊष्म व्यंजन सा सा, सा सा, सा सा,
हा। कितने होते हैं? सा सा हा, क्योंकि सा सा और हा। ठीक है। ऊष्म का क्यों कहा जाता है इन्हें? ऊष्म इसलिए कहा जाता है कि जब इन्हें उच्चरित करते हैं तो वायु एक रगड़न के साथ, मुख के कई भागों के रगड़न के साथ, जीभ के साथ बाहर निकलती है। सा 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 हा, क्योंकि ऊष्मा जिससे प्रकट होती है। रगड़न का मतलब यहाँ पे ऊष्म का मतलब ऊष्मा से है। ऐसा नहीं ऊष्मा तो बहुत तेज ऊष्मा हो, अब हम कोई चीज सुखा सके उससे, ऐसी ऊष्मा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ वायु के रगड़ने की वजह से, रगड़न की वजह से ऊष्मा कहा गया है। ठीक है, ऊष्म कहा गया है। ठीक, कौन कौन से होते हैं? सा 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 हा। ठीक है, अब इसके आगे हम चर्चा करेंगे वर्ग स्पर्शी। वर्ग स्पर्शी कौन होते हैं? ये है 25। जैसे अगर पूछा जाए वर्ग स्पर्शी को 25 कहा गया है। ठीक, वर्ग कितने होते हैं इनके? वर्ग स्पर्शी में ऐसे लिख सकते हैं हम लोग अच्छे से, वर्ग स्पर्शी में वर्ग कितने होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। वर्ग स्पर्शी में वर्ग कितने होते हैं? 5। ठीक है साथियों, जैसे 5 वर्ग होते हैं, इनमें कुल अक्षर कितने होते हैं? कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? अगर पूछा जाए कुल वर्ण, वर्णों की संख्या 25। वर्णों की संख्या कितनी बताएंगे हम लोग? 25। अगर पूछ लिया जाए गुरु कांता प्रसाद के अनुसार, एक गुरु जी हैं, उनके अनुसार जरूर मिलेगा, कहीं कुछ ना मिले लेकिन गुरु जी के अनुसार जरूर मिलेगा। गुरु कांता प्रसाद के अनुसार, गुरु प्रसाद के अनुसार 27 कितने होते हैं? 27 होते हैं। ठीक है, गुरु कांता प्रसाद के अनुसार 27 होते हैं। ये हम साफ किए दे रहे हैं कितने, फिर उसके बाद बता तो दिया है मैंने, फिर ये पढ़ा रही है एक साइड से। ठीक है, सत्ताईस होते हैं। 2 कौन से होते हैं? 2 ये उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है। 2 कौन से होते हैं? उच्छिप्त व्यंजन, डा और ढा। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? डा और ढा। ठीक, इन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है या द्विगुण व्यंजन। द्विगुण, कितने? द्विगुण व्यंजन, द्विगुण या उच्छिप्त। उच्छिप्त व्यंजन। ठीक है, इन 2 को क्या कहा जाता है? द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन इन्हें कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वर्णमाला में उच्छिप्त का मतलब होता है वर्णमाला में अलग से रखे गए। ठीक है, ये हैं बट इन्हें, ये तो हैं बट इन्हें अलग से रखा गया, इन्हें इसलिए उच्छिप्त कहा। उच्छिप्त माने अलग से। ठीक है, उसके बाद में अब हम बताएंगे, चर्चा करेंगे सघोष और अघोष पर। ठीक है साथियों, सघोष और अघोष, ये हो गया सघोष और अघोष। यहाँ अगर पूछा जाए सघोष क्या होते हैं और अघोष क्या होते हैं, या 5 वर्ग कैसे पढ़ेंगे हम? 5 वर्ग बहुत सरल तरीका है 5 वर्गों को याद करने का। ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम,
का खा गा घाड़ा नहीं, ठीक है। ऐसे ऐसे पढ़ो, आराम रहेगा। इसमें अघोष और सघोष याद कर लेंगे, ठीक है। कचट तक, खचट थक, गजड़ दब, घजड़ धक, यंगड़नम, ठीक है। क्या है? कचट तक, खचट थक, गजड़ धक, घजड़ धक, यंगड़नम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि याद नहीं होंगे, बड़े आसानी से याद होंगे एकदम से। हम तो एक बार कहीं घूम रहे थे और एकदम से घर पे थे, टहल रहे थे और कह रहे थे कचट तक खचट तक। मम्मी ने सुना, मम्मी परेशान हो गई, कहने लगी लगता है ये डिस्टर्ब हो गया है। घर पे बताया गया तो पता चला कि वो याद कर रहा था, हमने जब बताया हम याद कर रहे थे कि अच्छा। तो संभल के याद करना, घर वालों के सामने की अलग तरीका की, या फिर घर वाले ये सोचेंगे कि शायद कोई दूसरी भाषा बोलने लगा ये, ठीक है। क्या है? कचट तक, खचट तक, गजड़ दब, घजड़ दब, यंगड़नम, ठीक है। बहुत सरल है, आसानी से याद कर सकते हैं। कचट तक, खचट तक, गजड़ दब, घजड़ दब, यंगड़नम, ठीक है। क्योंकि इसे इसलिए याद करा रहे हैं क्योंकि इसमें सघोष और अघोष या प्राणत्व के आधार पर या घोषत्व के आधार पर इन्हें आसानी से पकड़ा जा सकता है या याद किया जा सकता है, समझा जा सकता है, ठीक है। इन्हें रटने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। रटोगे तो भूल जाओगे, ठीक। कौन कौन? सघोष और अघोष। सघोष कितने होते हैं और अघोष कितने होते हैं? अगर पूछ लिया जाए सघोष और अघोष, ये दोनों स्तंभ कह सकते हैं। ये वर्ग हो गए हैं, हम इन्हें स्तंभ का दर्जा दे दें। वर्ग तो ये है ही है, ठीक है। इन्हें स्तंभ, स्तंभ, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ और पांचवा स्तंभ, ठीक है। इसे आसानी से याद किया जा सकता है। पहले स्तंभ में कचट तक, दूसरे स्तंभ खचट तक, गजड़ दब, घजड़ दब, यंगड़नम, इंग्या या ना ना म, ठीक है। बड़ी आसानी से आता है। इंग्या या ना म, ठीक। इंगणनम ऐसे कहते हैं, लेकिन यंगणनम कह देते हैं इंग्लिश, ठीक है। जैसे अगर पूछा जाए सघोष और अघोष या अघोष और सघोष, ठीक है। घोषत्व के आधार पर अगर पूछा जाए, घोषत्व के आधार पर, किसके आधार पर? घोषत्व के आधार पर घोषत्व का मतलब होता है, घोष का मतलब समझते हैं? घोष, यहाँ इसे तोड़ सकते हैं हम लोग आसानी से, ठीक है। इसे तोड़ सकते हैं, कह सकते हैं घोष। कैसे तोड़ेंगे? घोष धुन त्वा, ठीक। घोष का मतलब होता है घर्षण। साथियों, घोष का मतलब क्या होता है? घोष का मतलब होता है घर्षण, ठीक है। और त्व का मतलब होता है के समान, के समान, ठीक। घोषत्व क्या है? घर्षण के आधार पर अघोष और सघोष दो भागों में इन्हें विभाजित किया गया है, ठीक है। क्या होगा? घर्षण कम भी होता है, घर्षण ज्यादा भी होता है, ठीक है। जिसमें घर्षण कम लगता है, ठीक है, जिसमें घर्षण का अभाव होता है, ठीक, और घर्षण ज्यादा भी होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है, दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? अघोष, अघोष। इसे भी तोड़ेंगे तो इसकी परिभाषा निकल आएगी, ठीक है। आ माने नहीं, या नहीं की जगह पे कम का अर्थ लेंगे हम। इसका अर्थ लेंगे कम का, आ अर्थ नहीं, घोष का अर्थ है घोषण,
यहाँ पर आ का मतलब होगा कम। तो साथियों परिभाषा निकल आई है, कम घर्षण के आधार पर अघोष कहलाते हैं और ज्यादा घर्षण के आधार पर जो होते हैं वो सघोष कहलाते हैं। ठीक है, अघोष कितने प्रकार के होते हैं? नहीं, अघोष जो है, सॉरी, अघोष कितने होते हैं? ठीक है, अघोष हम यहाँ देख सकते हैं, अघोष ये रहे पहले और दूसरे, कौन कौन से? ठीक है, अघोष को पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ। ठीक है, अघोष जो है पहला स्तंभ होता है और दूसरा स्तंभ अघोष का होता है। साथ में अघोष में उस व्यंजन भी आते हैं, सा सा सा, लेकिन हा नहीं आता है। कौन कौन से ऊष्म व्यंजन? कौन कौन? सा, सा और सा। टोटल कितने होते हैं? अघोष टोटल 13। कितने होते हैं? 13। ठीक है, अगर पूछा जाए सघोष कितने होते हैं, कौन कौन सा होता है? पहला दूसरा नहीं, जो सघोष अघोष है, अघोष यहाँ लिख सकते हैं, अघोष। ठीक, अघोष जो है 5, 1 2 3 4 5, 5 नहीं 10। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ। ठीक है, और सा सा सा। ठीक है, कौन कौन से? सा, सा और सा। कितने हो गए ये? 3 ये हो गए। ठीक है, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ 5 5 है, यानी कि ये कितने हो गए? 10 10 और 3, टोटल कितने हो गए? 13। अगर पूछा जाए अघोष कितने होते हैं? 13 होते हैं। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए सघोष कितने होते हैं? ठीक है, सघोष की परिभाषा, ठीक, आगे देखते हैं, इसे साफ किए दे रहे। घोषत्व के आधार पर अघोष हो ही गया था, अब इसके बाद में आएंगे सघोष पे। सघोष, सघोष का मतलब साथियों, स माने शहद, ठीक है, शहद या साथ, स माने साथ, घोष माने घर्षण, घर्षण। ठीक है, घर्षण के साथ जो ज्यादा बोले जाते हैं उन्हें सघोष कहते हैं। सघोष होते कितने हैं? सघोष 3 स्तंभ होते हैं, ये सघोष के होते हैं। कितने स्तंभ साथियों? 3 स्तंभ जो होते हैं ये सघोष के होते हैं। ठीक, 3 स्तंभ का मतलब, ठीक है, 3 5 5 दिया 15, 15 ये हो गए, यानी कि तीसरा, चौथा और 5वां स्तंभ। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 15। ठीक, और सभी स्वर, ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन और बचा हुआ हा, टोटल जोड़ लेंगे जितने, वही क्या कहलाएंगे? सघोष कहलाएंगे। कौन कौन से हैं? सभी स्वर, सभी स्वर कितने? 11। एक आ, एक, ठीक,
उसके बाद में अब आएंगे अंतस्थ। अंतस्थ अंतस्थ कितने हो जाएंगे? 4। जोड़ लीजिए कितने हो गए? 11, 4 15, 15 दूनी 30 और 1 31। टोटल संख्या कितनी हो गई? टोटल संख्या होगी आगे इनकी 31। ठीक है। तो अगर पूछा जाए घोषत्व के आधार पर सघोष वर्ण कितने होते हैं? घोषत्व के आधार पर सघोष वर्ण 31 होते हैं। ठीक है। पहले 31 सही करेंगे, अगर 31 ऑप्शन में नहीं है तो 15 सही करेंगे। 15 का मतलब है, इसका मतलब ये वर्ग स्पर्शी में से सिर्फ पूछ रहा है। ठीक है। आगे देखते हैं। अब आएंगे प्राणत्व के आधार पर। इसके आधार पर, प्राणत्व के आधार पर प्राणत्व के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? इसे साफ कर दें। प्राणत्व के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। प्राणत्व के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। प्राण माने क्या होता है? वायु। त्व माने समान। वायु के आधार पर कहेंगे हम वायु के समान। अगर परिभाषा पूछ ली जाए कि प्राणत्व की परिभाषा, प्राण का मतलब होता है वायु के आधार पर बांटे गए अक्षर या वर्ण, वो प्राणत्व के आधार पर कहलाते हैं। ठीक है। प्राणत्व के आधार पर ठीक है। प्राण माने होती है वायु। इसे तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? प्राण त्व। ठीक है। प्राण माने होती है वायु, त्व माने होती समान के समान। ठीक है। वायु के समान या वायु के आधार पर प्राणत्व को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन से 2 भाग हैं? या प्राणत्व पूरा पूछ लिया जाए, प्राणत्व के आधार पर कितने वर्ण होते हैं? पहले हम सही करेंगे 44। पहले सही करेंगे 44। अगर 44 ऑप्शन में नहीं है तो सिर्फ इसका मतलब है ये वर्ग स्पर्शी पूछ रहा है 25। ठीक। अगर इन्हें पूछा जाए कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है साथियों। एक अल्प प्राण, अल्प माने कम वायु के आधार पर। एक महाप्राण, महा माने अधिक, जैसे अल्प प्राण। अल्प प्राण, अल्प प्राण का मतलब अल्प माने होता है कम। ठीक है। और प्राण माने होती है वायु। कम वायु के आधार पर, जिसमें जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है। अल्प प्राण में कौन कौन से होते हैं? अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ग आते हैं? अल्प प्राण में ये वर्ग है ऐसे। और स्तंभ कौन कौन आते हैं? पहला स्तंभ, तीसरा स्तंभ और 5वां स्तंभ, ये अल्प प्राण में आता है। ठीक है। अल्प प्राण क्या मैंने बताया था? अल्प माने होता है कम और प्राण माने होती है वायु।
कम वायु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, कितने होते हैं ये, पहला और तीसरा और पांचवा स्तंभ। कौन कौन से, पहला, तीसरा और पांचवा स्तंभ। ठीक है, उसके बाद में सभी स्वर आते हैं। सभी स्वर, ये कितने हो गए टोटल, कौन दिया, 15 ये हो गए। ठीक है, और सभी स्वर, ठीक है साथियों, सभी स्वर, सभी स्वर 11 होते हैं। ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं वो आ जाते हैं इसमें। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन जैसे अल्प प्राण का मतलब समझते हैं, का, खा, गा, घा। ठीक है, तो का, खा, गा, घा। ठीक, का, खा, गा, घा, ठीक। कौन कौन, फिर उसके बाद में ये हो गया, फिर उसके बाद में हो गया अंतस्थ। अंतस्थ, अंतस्थ कौन कौन से होते हैं, अंतस्थ होते हैं 4, ये आ रहा लावा। ठीक है, 4 अंतस्थ, टोटल कितने हो गए, जोड़ लीजिए 15। ठीक है, टोटल 15 हो गए। ठीक, उसके बाद में अब आएंगे अल्प प्राण के बाद महाप्राण में। महाप्राण में दूसरा चौथा स्तंभ, दूसरा और चौथा स्तंभ महाप्राण में आता है। यहाँ पे देखते हैं, अल्प प्राण हो गया, अब इसके बाद में आते हैं महाप्राण में। महाप्राण, ये साफ कर दे, अल्प प्राण हो गया है। महाप्राण, महाप्राण में 2, 4, 2, 4 और ऊष्म। कौन कौन से, 2, 4 और ऊष्म। ठीक है, ऊष्म कितने होते हैं, 4 होते हैं। दूसरा इसका महा माने होता है अधिक। प्राण माने होते हैं भाई। ठीक, अधिक वायु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, अधिक वायु के आधार पर, यानी कि महाप्राण, महाप्राण में वर्ण कितने होते हैं पूछा जाएगा। अब महाप्राण में 14 वर्णों की संख्या होती है। ठीक है, पूछा जाए महाप्राण में 14 वर्ण कौन कौन होते हैं, दूसरा स्तंभ और चौथा स्तंभ, 2, 4, 2, 4 यानी कि 10 वर्ण। ठीक, दूसरा स्तंभ और साथियों चौथा स्तंभ। ठीक है, कितने हो गए, 5 होते हैं एक स्तंभ में, 10 हो गए। ठीक, और 4 होते ऊष्म। ऊष्म कितने हैं, 4, टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 14। ठीक है, इस तरह से हम समझेंगे। ठीक है, ठीक, अगला देखते हैं, यानी कि अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब सारे यहाँ से इन वर्ग स्पर्शी की चर्चा खत्म है। इसके बाद में अल्पप्राण महाप्राण हो ही गए हैं। अल्प महाप्राणत्व के आधार पर 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से भाग थे, अल्प प्राण, अल्प माने कम वायु के आधार पर, और महाप्राण का होता है अधिक वायु के आधार पर। कम वायु के आधार पर कौन कौन से थे, पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ और पांचवा स्तंभ। ठीक है,
पहला तीसरा पांचवा यानी कि 15 वर्ण वो, ठीक। उसके बाद में सारे स्वर, ठीक, 11 वो। फिर उसके बाद में आया ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या लावा, अरे सॉरी अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, वो आते हैं अल्पप्राण, ये है महाप्राण में आते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक, अगला देखते हैं। ये हो गया आज वर्ग स्पर्शी की चर्चा खत्म। आगे अब देखते हैं अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन पर चर्चा की जाएगी। अंतस्थ व्यंजन पर चर्चा करेंगे। अंतस्थ व्यंजन, अंतः माने होता है अंदर, अंतः, और स्थ माने होता है स्थान, ठीक, स्थ, ठीक है। अंतः धन स्थ, अंतः का मतलब होता है अंतःकरण से, अंतःकरण से, ठीक। स्थ माने होता है स्थान। कह सकते हैं हम, परिभाषा निकल आती है, जैसे ही हम तोड़ते हैं 2 भागों में इन्हें, तुरंत परिभाषा निकल के आ जाती है कि अंतःकरण के स्थान से जो व्यंजन निकलते हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, ये हो गया। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से हैं 4? या, रा, ला, वा, ठीक। इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। सबकी अपनी अपनी क्वालिटी बताई गई है, ठीक है। यानी कि यहां से शुरू करेंगे। पार्श्विक, अगर पूछा जाए पार्श्विक और प्रकंपित लुंठित, ठीक है, और अर्धस्वर या स्वतंत्र इन संप्रवाह कौन से होते हैं, ठीक है, इन्हीं में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। पार्श्विक, पार्श्विक जो होते हैं, पार्श्विक का मतलब होता है जिनके अंदर वायु एकदम प्रेशर से प्रवेश करे, ठीक है। पार्श्विक होता है ला। कौन सा होता है? ला होता है साथ में। यानी कि ला बोलते समय ला, ला बोलिए ला, तो इस साइड उस साइड से वायु निकलेगी, ठीक है, लेकिन बीच में जीभ तालू में लग जाएगी, ठीक है, ला, ला, ठीक। उसी तरह से लुंठित में आ जाओ। लुंठित कौन होते हैं? लुंठित, लुंठित और प्रकंपित, प्रकंपित, ठीक है। प्रकंपित में, प्रकंपित में कौन सा आता है और लुंठित में कौन सा आता है? प्रकंपित और लुंठित रा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रा। रा को बोलिए आप, रा को बोले, इनकी रा, रा। लुंठित, जीभ पलटेगी, रा, रा, ठीक है। प्रकंपित मतलब कंपन होगा जीभ का, रा बोलिए ना, ठीक। उसके बाद में आएगा अर्धस्वर। अर्धस्वर कौन होते हैं? अर्धस्वर, अर्धस्वर क्यों कहा जाता है? या और वा को अर्धस्वर कहा जाता है। या और वा, इन्हें या और वा। या का मतलब होता है या और वा, क्योंकि अर्धस्वर में इसलिए कहा जाता है, ये स्वरों से, 2 स्वरों से मिलकर के बने, ठीक है। कौन स्वरों से? 2 स्वर कौन कौन से हैं? ई और आ, या कहलाएगा, ठीक है।
ई और आ से मिलकर के या बना है, ऊ और वा से मिलकर के वा बना है, ऊ और आ से मिलकर के, ऊ और आ से मिलकर के वा बना है। ठीक है, ये यड़ संधि में आते हैं, यड़ संधि में इसी का मेल होता है। ठीक, अब उसके बाद में आइए, अब हम चर्चा करते हैं इन्हें। अब हम कह सकते हैं स्वतंत्र हीन संप्रवाह इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें जो जीव है कोई भी अंग से मुख में टच नहीं होती है। जैसे या वा सही से टच नहीं होगी, या वा बोल के देखिए, या वा, या वा, इसलिए इन्हें स्वतंत्रहीन संप्रवाह कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? स्वतंत्रहीन संप्रवाह। स्वतंत्रहीन संप्रवाह कहते हैं। ठीक, आगे देखिए, आगे हम चर्चा करते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन शायद बता भी चुके हैं हम पहले, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं बता दिए हैं। अब आगे चर्चा करेंगे ऊष्म संघर्षी कौन कौन से होते हैं। ऊष्म संघर्षी, ऊष्म संघर्षी, ऊष्म संघर्षी क्या है? ऊष्म संघर्षी में, ऊष्म संघर्षी में कौन कौन से आते हैं? सा, सा, सा। ठीक, ये होते हैं ऊष्म संघर्षी। ठीक है, अगर कहा जाता सिर्फ ऊष्म व्यंजन तो हा शामिल हो जाता है इसमें। अगर पूछ जाए ऊष्म संघर्षी कौन से है तो सा सा सा। ठीक है, अगर पूछा जाए स्पर्श संघर्षी कौन से होते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी में कौन कौन से आते हैं? चा छा जा झा, चा छा जा झा स्पर्श होते हैं, जीव अच्छे से स्पर्श हो रही है। देखिए चा छा जा झा, ठीक है, चा छा जा झा। इसलिए संघर्षी, संघर्षी मतलब समय अधिक व्यतीत हो रहा है या फिर हम बोलने में थोड़ी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, चा छा जा झा। इस पर संघर्षी में कौन आते हैं? चा छा जा झा। ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं हम, ये हो गए स्पर्श संघर्षी। संघर्षी तो मतलब अधिक वर्क। ठीक है, अब आते हैं हम संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? हम तुमसे संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? शत, त्र, ज्ञ और बनाते हैं। ठीक है, श्रा। ठीक, छत्र को संयुक्त किस किस से संयुक्त होकर छत्र बना है? का और का, आधा का और पूरा सा। ठीक है, और त्रा किससे बना है? त्रा, आधा ता और पूरा रा। ठीक है, ज्ञ, ज्ञ किससे बना है? जा और या से, आधा जा और
यहाँ से मिलकर के ज्ञा बना है। ठीक है, सा और रा से क्या बना है? सा और रा से जो श्री लिखते हैं श्रा। ठीक है, सा आधा सा और पूरा रा। ठीक है, ये है। अगर पूछ लिया, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एक क्वेश्चन आता है, जैसे पूछा जाएगा छत्र से पहले कौन सा वर्ड आएगा, तो हम क्या बताएंगे? उसके आगे वाला नहीं, ये जिससे मिलकर के बना है का आएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए त्रा से पहले कौन सा अक्षर आएगा, त्रा से पहले ता आएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए, अगला देखते हैं, आगे देखते हैं। ठीक, ये हो गए संयुक्त अक्षर। ये चार जो होते हैं अक्षर वे व्यंजनों के संयोग से बने हैं, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, आगे आते हैं, आगे आते हैं आगत वर्ण। आगत वर्ण, आगत वर्ण कौन होते हैं? आगत वर्ण कितने होते हैं? आगत वर्णों की संख्या कितनी होती है? आगत वर्ण समझ सकते हैं आप लोग। आगत वर्ण का मतलब है जो बाहर से आए हुए हैं। ठीक है, किसी दूसरे देश से आए हैं और वो यूज किए जाते हैं हिंदी में। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 होते हैं। आगत वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में आगत वर्णों को बांटा गया है। नंबर 1 आगत स्वर, आगत स्वर। नंबर 2 आगत व्यंजन। ठीक, आगत स्वर कौन सा होता है? शायद बता चुके हैं पहले हम, अगली वीडियो में मैंने बताया था। जो आ होता है, सॉरी, हाँ, ये आगत स्वर कहलाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कुल टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं, उसमें से एक ये होता है। ठीक, एक होता है आगत स्वर। आगत स्वर कितने होते हैं? ठीक, आगत स्वर होते हैं 1 और आगत व्यंजन कितने होते हैं? 5। ठीक है, आगत स्वर क्या होता है? जो अंग्रेजी में बोला जाता है, जैसे अंग्रेजी में बोला जाएगा, डॉक्टर लिखेंगे तो हम आगत स्वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसका प्रयोग करने पर विदेशी भाषा का शब्द बनता है, यह विदेशज स्वर है, कह सकते हैं यह विदेशज स्वर है। ठीक है, जैसे इनसे, इससे, इससे, अंग्रेजी के शब्द, अंग्रेजी के शब्द बनते हैं। ठीक, आगत व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अरबी और फारसी के शब्द कौन से होते हैं? आगत व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन से होते हैं? का था जाफा, का था गा जाफा, का खा का खा गा जा फा। ठीक, ये बिंदी जो होती है इसे नुक्ता कहा जाता है। ये जो बिंदी होती है इसे नुक्ता कहा जाता है अरबी फारसी में। ठीक है, इसे अरबी फारसी
अक्षर कहा जाता है, इन्हें अरबी फारसी अक्षर कहा जाता है। ये अरबी फारसी अक्षर होते हैं, कह सकते हैं ये अरबी फारसी अक्षर होते हैं। ठीक है, एक इनसे नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी निकली है? ये जो है इससे निकली हुई ध्वनियां का, खा, गा, जा, हा, ये नवीन विकसित ध्वनियां कहलाते हैं। ये नवीन विकसित ध्वनियां कहलाते हैं। कैसी कहलाती हैं? ये नवीन विकसित ध्वनियां कहलाती हैं। ध्वनियां कहलाती हैं। कहलाते हैं। ओके, इसी के साथ अब हम अगले टॉपिक को अगले लेक्चर में लेंगे, जिसमें वर्णों का उच्चारण स्थान बताएंगे। ठीक है, उसके आगे और हम अदर टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ अब हम समाप्त करते हैं अपनी क्लास को। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी कमेंट बॉक्स में जो भी आपको देखने से अच्छी लग रही हो वीडियो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।